ममता बनर्जी अपने अलग अलग अतरंगी बयान के लिए हमेशा से जानी जाती हैं। जब वेस्ट बंगाल में किसी लड़की का रेप हो जाता है तो वो ये सिंपल सा सेंटेंस बोलती हैं और कंक्लूड कर देती हैं कि वो लड़की लेट नाइट तक बाहर निकली थी, इस वजह से उसका रेप हुआ। तो कभी आज अगर कॉलेज के अंदर कोई इंसिडेंट हो जाएगा तो कहेंगी सेंटर की गलती थी, सेंटर ने सिक्योरिटी नहीं दी, जबकि वो कॉलेज भले ही स्टेट के अंदर आता है उसके बावजूद भी। अभी जब बंगाल में फ्लड आया था तभी भी ममता बनर्जी का सेम स्टेटमेंट था। उन्होंने बोला कि वहां पर फ्लड इसलिए आया क्योंकि भूटान की तरफ से जो वाटर कंट्रोल सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी, पानी का फ्लो इतना ज्यादा आ रहा था, उस पर सेंटर ने कुछ नहीं किया। हर चीज में उनके पास एक ही नतीजा और एक ही चीज होती है, सेंटर या तो कोई ना कोई अलग अलग तरीकों का ब्लेम गेम। पर कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ मेरी सरकार की ये इशू थी, इस वजह से ऐसा कुछ हो गया। माना कि कोई भी पॉलिटिशियन अपने मुंह से ये चीज नहीं बोल सकता है, पर इतनी गलतियों के बाद से एक बार तो बोलना बनता ही बनता है। इन सारे स्टेटमेंट्स के बीच में ममता बनर्जी ने एक और बड़ा ही हिला देने वाला और अजीबोगरीब स्टेटमेंट अपने सामने लाकर रख दिया है, जिससे पता चलता है कि वो चीजों को सिर्फ बंगाल की नजरों से देखती हैं। अभी हम देख रहे थे कि कैसे वंदे मातरम का जो पूरा कंट्रोवर्सी चल रहा था वो सुर्खियों में बना हुआ था, जिसमें अलग अलग विपक्ष के नेताओं ने सीधे सीधे बोला कि हम वंदे मातरम क्यों गाए। कुछ कहते हैं कि हमारे अल्लाह को मंजूर नहीं है, कुछ कहते हैं कि ये इतना नेसेसरी नहीं है। कोई भी इस चीज को पैट्रियोटिज्म से जोड़ नहीं रहा था। उसी के बीच में एक और चीज हमारे दिमाग में आई थी कि कैसे बहुत साल पहले ममता बनर्जी ने एक बिल पास किया था अपने असेंबली के अंदर, जहां पे उन्होंने बोला था कि हम वंदे मातरम क्यों गाया करेंगे, हम एक काम करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का जो गाना है बंगलार, ये जो उन्होंने बंगाली में लिखा हुआ है वो गाया करेंगे हर अपने गवर्नमेंट असेंबली के अंदर, स्कूल कॉलेजेस हर जगहों पे, और वंदे मातरम को हम नहीं गाएंगे, उसको हटा देंगे। तो ममता बनर्जी का जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट्स रहे हैं और चीजें रही हैं वो बड़ा ही बंगाल ओरिएंटेड रहा है। वो हमेशा चाहती है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ बंगाल के लोग अलग अलग जगहों पे जाए, चीजें करें, और उनका विकास के बारे में सोचना कोई बुरी चीज नहीं है, पर वो उस चीज के केपेबल हो या ना हो वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है एक लीडर को। और स्पेसिफिकली अगर कोई इतने बड़े स्टेट का सीएम ऐसे चीजें बोले तो एक क्वेश्चन मार्क रेज होता है कि अगर सीएम ऐसा है तो पूरे स्टेट के लोगों में क्या इस टाइम पे मनोदशा चल रही होगी। कुछ ऐसे स्टेटमेंट सामने आया और ममता बनर्जी बोलती है कि सौरव गांगुली को आईसीसी का प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इतना अटपटा क्यों लग रहा है। सौरव गांगुली पहले भी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रह चुके थे, और जब उस टाइम पर उनसे पूछा गया था, एक बार वो मैच जीत कर आए थे, 2013 की बात है, 12-13 की, तब उनसे पूछा गया था कि क्या आपकी बेटी बड़ी होके अगर क्रिकेटर बनना चाहेगी तो आप उसे बनने देंगे। तो उनका बड़ा ही रूड स्टेटमेंट सामने आया था, जहां उन्होंने बोला था कि लड़कियों को क्रिकेट से दूर रहना चाहिए। और अब जब 2025 में वुमेन्स चैंपियन में लड़कियों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, जो अभी प्रतियोगिता जीती, उसके बाद से उनके मुंह पर एक लाफा सीधे सीधे आया और फिर से वो कंट्रोवर्सीज में आने लगे कि कैसे उस टाइम पे सौरव गांगुली ने ये स्टेटमेंट, ये घटिया स्टेटमेंट सामने लाया था, और आज लड़कियों ने ये कर दिखाया कि ना ही सिर्फ उन्होंने खेला बल्कि विश्व का इतना बड़ा कप इंडिया लेकर आए। तो ये जो पूरा चीज है, इसके बावजूद भी ममता बनर्जी की अपनी जो सोच है, बंगाली सोच है, जिधर से बंगाल के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, उसमें वो कहती हैं कि सौरव गांगुली को आईसीसी का प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। जब वे बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बने थे उस टाइम पे तो काफी कंट्रोवर्सी सामने आई थी कि उनके जो डिसीजंस थे वो बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग थे। अगर आप एक हिसाब से देखेंगे तो एक तरफ अगर आप देखेंगे, जब वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने थे उस टाइम पर उन्होंने ऐसे स्पॉन्सर्स लाए थे जो बीसीसीआई के कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स के थे। मतलब जो, जैसे आप एक कंपनी रन कर रहे हैं, उस कंपनी के अंदर अगर आपके जो अलाइंड ब्रांड्स, आपकी वैसलीन के साथ टाई अप है, आपकी महिंद्रा के साथ टाई अप है, ठीक है, तो आपने इन सारे टाई अप को हटा के जो आपके कॉम्पिटिटिव ब्रांड होंगे, जैसे कि आप समझ लीजिए कि कहते हैं टाटा और इन सब चीजों में, तो आप इनके स्पॉन्सर्स लेकर आएंगे तो आपकी इमेज इस टाइम पर कैसी बनेगी। ये तो कितना दोगला सा कंपनी है, ये अपने कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स को ही लेकर आ रहा है। तो सिमिलर वे में बीसीसीआई के साथ भी सेम चीज हुई जब सौरव गांगुली प्रेसिडेंट बने थे, कि उन्होंने जहां से उनको पैसा आया ज्यादा उन्होंने उसको लेना शुरू कर दिया और अपनी जेब भरना भी शुरू कर दी। कुछ ऐसे भी सुर्खियों में
बातें चली थी, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता है कि अगर बीसीसीआई जैसी इतनी बड़ी फर्म, इतने सारे अलाइंड जो ब्रांड्स है जिनके साथ उनकी बनती है, जो उनके पार्टनर्स है, उनको हटा के उनके विरोध में जो ब्रांड्स, उनके कंपटीशन में जो ब्रांड्स थे, उनको लेकर आना क्रिकेट मैच के लिए, ये तो कोई सेंस नहीं देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सौरव गांगुली ने और भी ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे और भी ऐसी चीजें की थी जिससे आप हक्का बक्का हो जाएंगे। सो बेसिकली जो बीसीआईसीसीआई का जो प्रेसिडेंट होता है वो कभी भी इंडियन टीम के सिलेक्शन का पार्ट नहीं बनता है। ये इसलिए बीसीसीआई फॉलो करता है ताकि जो सिलेक्शन हो वो फेयरनेस के बेसिस पे हो, वहां पे कोई भी छल कपट या पावर का इस्तेमाल ना हो, सिर्फ प्योरली टैलेंट के बेसिस पर लोगों को या प्लेयर्स को लिया जाए। लेकिन सौरव गांगुली उसके अंदर फिर से घुसना शुरू कर दिया था। और इतना ही नहीं, उनका बहुत बड़ा हाथ भी था विराट कोहली को ओडीआई कैप्टनसी से हटाने का। उनकी जो नोक-झोंक हुई थी उसके बाद से लोग उन्हें नेपोटिज्म का एक कहते हैं एक परिचय करने लगे थे कि जिसको जिसको वो फेवरेट मानेंगे वही इस टाइम पर कैप्टनसी की तरफ जाएगा। और विराट कोहली को अगर उन्होंने परेशान किया था तो विराट कोहली के फैंस के बारे में तो आपको पता ही है किस हिसाब से विराट कोहली का क्रेज है। लोग बिल्कुल नहीं सुन रहे थे उस चीज को और उन्होंने इनफैक्ट काफी हद तक उस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट भी किया, और जिसके वजह से सौरव गांगुली की जो पूरी इमेज थी वो काफी हद तक डाउन हो गई थी। इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद से सौरव गांगुली को बीसीसीआई की प्रेसिडेंसी छोड़नी पड़ी थी। इस टाइम पर आईसीसीआई का जो प्रेसिडेंट है वो है जय शाह जी। इस वजह से ही, क्योंकि अब वे हमारे इतने बड़े नेता के बेटे हैं, ऑब्वियसली अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, इसके वजह से ही ममता बनर्जी का ये डायरेक्ट टारगेट आया है आईसीसी के प्रेसिडेंसी पर। वो चाहती हैं कि जय शाह को हटाया जाए और सौरव गांगुली को बनाया जाए। अगर आप क्रिकेट एक्सपीरियंस वाइज देखेंगे तो ऑब्वियसली सौरव गांगुली ज्यादा आपके प्रेफरेंशियल कैंडिडेट है, ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है। पर आईसीसीआई का प्रेसिडेंट बनने के लिए सिर्फ क्रिकेट खेलना आना जरूरी नहीं है, वो एक डायनेमिक पर्सनालिटी की बात है। अब देखिए, बीसीसीआई की प्रेसिडेंसी जब हुई थी तब इतनी छोटे स्थल की प्रेसिडेंसी अगर सौरव गांगुली नहीं ढंग से झेल पाए थे या कर पाए थे तो फिर आईसीसीआई तो बहुत बड़ी चीज हो गई है। माना कि जय शाह का भी लोग नेपोटिज्म की तरफ लेके जाते हैं कि नेपोटिज्म की वजह से उसको इतनी बड़ी पोजीशन मिली है, और आज तक उन्होंने भी एज सच कोई क्रिकेट का एक्सपीरियंस उन्हें कुछ है नहीं। पर उसके बावजूद भी उनके आने के बाद से इंडिया की जो ग्रोथ है, प्लस अगर आप वुमेन क्रिकेटर्स को देखेंगे जिस हिसाब से उनका पेरेज बना है, कहाँ साल के 1000 रुपए पाया करते थे, अब चीजें इक्वल होती जा रही हैं। एडवर्टीजमेंट से लेके अपॉर्चुनिटी से लेके जिस हिसाब से आईसीसी ने इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट वुमेन टीम को इतना ऊपर पहुंचाया है, उन सब चीजों का एक श्रेय जय शाह को तो जाता ही है। भले वो इस चीज में बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं थे, पर इंडियन क्रिकेट टीम ने आज सच कोई हार नहीं देखी है इस टाइम पर जय शाह के आने के बाद से। और जो नॉर्मल हार हो रही है वो तो खैर खेल है जी, हार जीत तो बनी रहेगी। पर सौरव गांगुली जब बीसीसीआई का नहीं संभाल पाए तब आईसीसीआई तो बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो गया, जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की नॉलेज नहीं, डिप्लोमेसी आनी चाहिए, साथ ही साथ लोगों से बातचीत, कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स चीजें, ये सब जो कंप्लीट मैनेजमेंट की चीजें ही आनी चाहिए। और जिसकी वजह से लोग सौरव गांगुली पर डाउट कर रहे हैं कि वो वहां पे भी अपने मन की ना करे, अपना फेवरेटिज्म ना देखे। अगर आप आईसीसी के प्रेसिडेंट है तो आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते हैं, आपको अपने अलावा बाकी सबके बारे में सोचना है। क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में सोचना है, टीम्स के बारे में सोचना है, इंडिया के बारे में सोचना है, कितना कुछ है, इतने ढेर सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं उनके बारे में सोचना है, उनकी टीम्स मैनेजमेंट सब कुछ। और इन सब चीजों के लिए सौरव गांगुली एक ग्रेट फिट नहीं है, ये बहुत पहले ही पता चल चुका है। लेकिन ममता बनर्जी को तो टारगेट करना है। ममता बनर्जी की प्रॉब्लम ये है कि वो पॉलिटिक्स और पर्सनल चीजों को सिमिलर वे में तौलने लगती है, उन दोनों चीजों को मिक्स कर देती है। ऐसे कुछ सौरव गांगुली ने भी किया था अपने बीसीसीआई प्रेसिडेंसी के पूरे करियर के दौरान। उन्होंने अपना पर्सनल और प्रोफेशन दोनों मिक्स कर दिया था। जब वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे तो प्रेसिडेंट कम एक खिलाड़ी ज्यादा लगते थे, उनका जो इंटरेस्ट था वो मैच की चीजों में ज्यादा रहता था rather than मैनेजमेंट में। और ये जो पोजीशन है इसमें मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस खेल के लिए, खिलाड़ियों के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि खेल के अंदर क्या हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीज थी वो सौरव गांगुली ने बहुत बुरी तरीके से लैक की थी, जिसके बाद से वो कभी भी प्रेफरेंशियल कैंडिडेट नहीं बने। अब देखना ये होगा कि क्या टीएमसी के
ममता बनर्जी के इन सारे बयानों के बाद से बीसीसीआई कोई भी नोट लेगा या फिर कुछ भी ऐसा होगा कि जय शाह कभी अपनी पोजीशन से उतरेंगे और सौरव गांगुली को वहां रखा जाएगा। खैर, इसके अंदेशे तो कम है, पर कुछ भी हो सकता है आजकल पॉलिटिक्स के ज़माने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते-जाते बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।